हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम इससे पहले अपनी एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने लेखन परंपरा और काल विभाजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सभी साहित्यकारों का अलग अलग काल विभाजन देखा था सन के साथ। किसी ने अगर नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उन सभी वीडियोस को वॉच कीजिए। हम इस पे अपनी 3 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किया था। उसके बाद हमने ये लेखन परंपरा किया था, फिर हमने साहित्य की पद्धतियों के बारे में भी जाना था। तो ये सारे के सारे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और अपने इन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। और जिसको जिस भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे पास अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर ज़रूर करूँगी। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा नया टॉपिक है आदिकाल। आदिकालीन जो पृष्ठभूमि है और आदिकाल से के जो भी तथ्य थे, हम उन सब के बारे में आज जानेंगे कि जो हमारा आदिकाल का समय था उसकी क्या क्या पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि क्या होती है? पृष्ठभूमि ये होती है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि उस समय हमारी राजनीतिक परिस्थिति, हमारी धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, ये सब कैसी थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके साथी मित्र DSSS की या KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं, HTET CTET की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी उन सभी के पास आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आता रहे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये है आदिकालीन पृष्ठभूमि और जो हमारा आदिकाल था उससे संबंधित जो तथ्य थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। यानी जो हमारे हर्षवर्धन जी थे, उनके जब साम्राज्य का पतन हुआ उसी समय हमारे हिंदी साहित्य का उदय हुआ। सन 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आदिकालीन परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी। यानी यहाँ पर मेन हम देखेंगे कि जब हर्षवर्धन जी थे, उनका जब काल समाप्त हो रहा था, जब भी हमारा आदिकालीन जो था, आदिकालीन जो हमारा हिंदी साहित्य उसका उदय हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको राइट डाउन कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा, जब पूरी की पूरी वीडियोस उठा के देखना या कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हमें ऐसा चाहिए होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल हो, कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स हो जिसको हम जल्दी से अपना रिवाइज कर सकें, और ताकि हमें ये हो कि हाँ, हमारी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ उनको आप बिल्कुल नोट कीजिए, और जो मेरा कंटेंट है उसके भी आप नोट्स बनाइए। मेरा कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब सीटेट भी निकलने वाला है, सीटेट का एग्ज़ाम भी शायद हमें दिसंबर जनवरी में देखने को मिल सकता है, लेवल 2 का। तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। आगे ये है कि आदिकाल जो था, आदिकाल में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यानी जो आदिकालीन जो हमारा समय था वो हम इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यानी हमारा आदिकालीन समय ज़्यादा अच्छा नहीं था, उस समय राष्ट्रीय एकता का अभाव था। चतुर्वर्ग, हमारे चतुर्वर्ग में क्या क्या आता है? चतुर्वर्ग में हमारा आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे एक गलती से शूद्र आ गया, यहाँ पर आप इसको ठीक कीजिए, यहाँ पर आएगा शूद्र। इनके अतिरिक्त अनेक जातियाँ और उपजातियाँ भी पनप रही थी। छुआछूत की भावना और भी गहरी हो रही थी। देश
देश की रक्षा की जिम्मेदारी केवल क्षत्रियों की, जो क्षत्रिय जाति थी सिर्फ उसकी थी। स्त्रियों की दशा बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आदिकाल था उसमें स्त्रियों की दशा कैसी थी, दयनीय थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ज़रा इसको ध्यान से नोट कीजिए। और बाल विवाह और बहु विवाह प्रथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। सबसे बड़ा अभिशाप आदिकाल के लिए सती प्रथा को माना जाता है, यानी आदिकाल के समय में सती प्रथा बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब सती प्रथा को सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है आदिकाल के लिए। शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। जो शूद्र थे और जो स्त्रियां थी उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। अब हम एक एक करके जो हमारा आदिकाल है उसमें जो जो परिस्थितियाँ थी, जैसे हमारी राजनीतिक परिस्थिति, हमारी धार्मिक परिस्थिति, हमारी सांस्कृतिक परिस्थिति और हमारी साहित्यिक परिस्थिति, इन सब के बारे में जानेंगे कि उस समय हमारा जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था। सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारी राजनीति। तो राजनीति में हम देखते हैं कि उस समय गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंश अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ था, यानी जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी वहाँ पर जो विदेशी आक्रमण थे, आक्रांता थे, उनका भय बना होता है कि किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। 10वीं शताब्दी में महमूद, यहाँ पर आप इसको ठीक कीजिए, महमूद नहीं महमूद गजनबी ने, और 12वीं शती में महमूद गोरी ने भारत को कब्जा किया था। मतलब जो 10वीं शताब्दी थी और 12वीं शताब्दी थी उस समय महमूद गजनबी और महमूद गोरी ने जो हमारा भारत देश है उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह कालखंड जो है वो युद्ध, अशांति और संघर्ष से ग्रस्त था। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका ये कहना था कि जो साहित्य होता है वो आम जनता की चित्रवृत्ति होता है, यानी जो हमारा साहित्य होता है उसमें हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे उस समय के समाज में, हमारे उस समय हमारे समाज में हमारी जनता के मन में जो चीज़ें चल रही होती है वही साहित्य में पिरोई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आदिकालीन समय था वो युद्ध, अशांति और संघर्ष का समय था। तो जब चारों तरफ ऐसा माहौल था तो जाहिर सी बात है उस समय जो साहित्य रचा जा रहा था उस साहित्य में भी हम उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। उस साहित्य में उन सभी चीज़ों का समावेशन था, यानी साहित्य में युद्धों के बारे में, जो भी संघर्ष था उसके बारे में चर्चा की गई थी। ये थी हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ। आगे हम देखेंगे जो हमारा आदिकालीन समय था उस समय धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, यानी कौन सा धर्म उस समय अस्तित्व में आ रहा था। धार्मिक परिस्थितियों में इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। वैदिक और पौराणिक ग्राम के साथ साथ बुद्ध और जैन भी इस काल में अपना प्रभाव जमा चुके थे, यानी बुद्ध और जैन धर्म भी हम इस काल में देखते हैं वैदिक और पौराणिक के साथ साथ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के बारे में कि जो हिंदू धर्म था वो आदिकालीन जो हमारा साहित्य था, आदिकालीन जो हमारा समय था, उस समय हिंदू धर्म की क्या स्थिति थी। तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए शंकराचार्य के ने जो शंकराचार्य थे ये हिंदू धर्म के हमें स्थापना जिन्होंने की थी वो हिंदू धर्म की शंकराचार्य को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें शंकराचार्य ही सबसे ऊपर उनका ही नाम आता है। तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, और ये 4 मठ कौन कौन से थे, ये 4 मठ यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे हैं। ये था, सबसे पहले था श्रृंगेरी मठ। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा श्रृंगेरी मठ था उसका जो वो कहाँ से कहाँ तक था, उसका जो फैलाव था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो ये दक्षिण के रामेश्वरम में, जो हमारा श्रृंगेरी मठ था वो दक्षिण के रामेश्वरम में था। गोवर्धन मठ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में था। शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में, और ज्योतिर्मठ उत्तरांचल के बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ नहीं बद्रीनाथ है। तो ये 4 मठ थे, और इन 4 मठों की स्थापना किसने की थी, जो हमारे शंकराचार्य जी थे उन्होंने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से राइट डाउन कीजिए, एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जा सकता है। अद्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित था, यानी जो हमारे शंकराचार्य थे वो अद्वैतवाद दर्शन के
मतलब जो अद्वैतवाद दर्शन था, जो शंकराचार्य थे वो उस दर्शन को मानते थे। तो उस समय अद्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया गया था, या अद्वैतवाद दर्शन हम देखने को मिलता है हमें हिंदू धर्म में। आगे जब हम अपने टॉपिक्स करेंगे तो हम ये जो जितने भी दर्शन हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से दर्शन में हमारे कौन कौन से जो साहित्यकार या रचनाकार आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा यहाँ हिंदू धर्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध धर्म। जो बुद्ध धर्म है वो कितने भागों में बटा हुआ था? हीनयान, महायान, ब्रजयान, सहजयान और मंत्रयान, इन शाखाओं में बुद्ध धर्म बट गया था। और बुद्ध धर्म में क्या था? अंधविश्वास, जादू टोना, वाम मार्गी साधना, इन पद्धतियों का प्रचलन था बुद्ध धर्म में। यानी बुद्ध धर्म जो था उसमें अंधविश्वास और जादू टोना हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने हिंदू धर्म के बारे में चर्चा की और हमारे बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की। ये हमारी आदिकालीन परिस्थितियाँ हैं। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जैन धर्म। जो जैन धर्म था वो श्वेतांबर और दिगंबर इन दो शाखाओं में बट गया था और अत्यंत कठोर संयम और जो कठोर साधना के कारण भारत में और भारत से बाहर अधिक लोकप्रिय न हो सका। जो हमारा जैन धर्म था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था, यानी इसके जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे, जो कि जो आम जनता है, आम जन साधारण, उनके द्वारा उन नियमों का पालन करना बहुत ही मुश्किल था। इसी कारण जो हमारा जैन धर्म था ये भारत में या भारत के बाहर भी अधिक लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका, क्योंकि इसके नियम बहुत ही ज़्यादा कठोर थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो था यह एक नवीन संस्कृति और नए भाव बोध के साथ प्रविष्ट होकर पैर पसारने लगा था। जो इस्लाम धर्म था ये एक नई संस्कृति, सबको लग रहा था कि एक नया धर्म है, तो इस वजह से जो भारत है उसमें इस्लाम धर्म का प्रसार बहुत ज़्यादा होने लगा था। काफ़ी हद तक इसका प्रचार प्रसार फैलने लगा था आदिकालीन समय में। जो हमारा धार्मिक क्षेत्र उसमें 3 क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे उस समय में। सबसे पहले तो हुआ था बुद्धों का विभाजन, जो कि हमने पहले देखा था कि जो हमारा बुद्ध धर्म था वो हीनयान, महायान, ब्रजयान, सहजयान और मंत्रयान में बटा हुआ था। तो ये बुद्धों का विभाजन हुआ था। हिंदू धर्म का ह्रास, जो हिंदू धर्म था उसका धीरे धीरे ह्रास हो गया था, क्योंकि हिंदू धर्म का ह्रास का कारण ये था कि उस समय जो थे बहुत जादू टोने अंधविश्वासों में लोग मानने लगे थे। जो पंडित पुजारी थे वो लोगों को सिर्फ बहका बहका के और उनका फ़ायदा उठाते थे। तो जिस कारण जो हमारा हिंदू धर्म था उसका धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो गया था और इस्लाम का उदय, यहाँ हम देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय होने लगा था। तो ये 3 क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो, पुरी आदि के मंदिर इस युग में बने थे। जो हमारे कोणार्क का मंदिर है या सूर्य मंदिर या खजुराहो का या पुरी का जो मंदिर है ये सभी आदिकाल में बने थे। इसमें जो ये काल था इसमें स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना माउंट आबू का जो देलवाड़ा जैन मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये इस समय का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थापत्य कला का जो नमूना था वो यही था। ये आदिकालीन समय से है। यहाँ पर हमने अपनी राजनीतिक परिस्थिति कंप्लीट कर ली और हमने अपनी धार्मिक परिस्थितियाँ भी पढ़ ली हैं, जिसमें हमने 4 धर्म देखे। हिंदू धर्म देखा है, बौद्ध धर्म देखा है, जैन धर्म और इस्लाम धर्म। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी सामाजिक परिस्थिति पर। जो हमारे आदिकालीन समय था उस समय सामाजिक परिस्थिति किस तरीके की थी? तो राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता यानी अनिरंतरता आ गई थी। सामान्य जनता जो थी वो अशिक्षित थी, जिस कारण साधु सन्यासियों के श्राप और वरदानों की ओर ही उनकी दृष्टि लगी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदू धर्म के ह्रास का कारण क्या था? जो हमारे साधु सन्यासी थे, जो पुजारी थे, वो लोगों को बहकाते थे, उनको ठगते थे। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी और युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। यानी लोगों का ये मानना था कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे, जादू तंत्र मंत्र का जाप करेंगे तो हम जो युद्ध के संकट है उसको
टाल सकते हैं, या हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो रही है या कोई किसी तरह की महामारी चल रही है उसका भी हल निकाला जा सकता है। अब देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि उस समय जो जनता थी वो अशिक्षित थी। जो व्यक्ति अशिक्षित था वो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास कर रहा था। जो सती प्रथा थी वो इस काल का भयंकर कोढ़ था। कोढ़ यानी कोढ़ एक ऐसे रोग होता है जो बहुत बुरी तरह फैलता है, तो यहाँ पर जो सती प्रथा था उसको कोढ़ की तरह माना गया था। इस काल में सती प्रथा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। जीवन यापन के जो साधन थे वो दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। यानी उस समय जो था वो युद्ध का समय था, अशांति का समय था, और लोगों के पास अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत ही कम साधन होते थे। तो इस वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा आतंकित यानी बहुत ज़्यादा टेंशन में या चिंताग्रस्त रहते थे कि हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। या बाहर निकलते तो देखते थे कितना अशांति भरा माहौल है, युद्ध का माहौल है, तो लोग बड़े ही चिंतित रहते थे इस समय में। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। ये जो हमारा रासो काव्य था वो हमारा आदिकालीन काव्य था। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे हम अपने आदिकालीन सभी जो हमारे साहित्यकार रचनाकार हुए उनके बारे में भी देखेंगे, और उनकी जो जो रचनाएं थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा उस समय रासो काव्य था उसमें हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, जो हमारी सामाजिक परिस्थिति थी, या जो हमारी धार्मिक परिस्थिति थी, या जो हमारी राजनीतिक परिस्थिति थी, या जो हमारी साहित्यिक परिस्थिति थी, वो सब हमें रासो काव्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम जानेंगे अपनी साहित्यिक परिस्थिति। जो हमारा आदिकाल का समय था उस समय साहित्यिक परिस्थिति कैसी थी। तो आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। उस समय साहित्य रचना जो थी वो 3 धाराओं में होती थी। एक तो थी परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, और दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में साहित्य सर्जन हो रहा था। यानी एक तरफ तो हमारी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, और दूसरी ओर हमारी प्राकृत अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता। और तीसरी जो उसमें धारा बह रही थी वो तीसरी धारा थी देश भाषा हिंदी का प्रयोग किया जा रहा था। यानी एक तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था आदिकालीन समय में, दूसरा प्राकृत और अपभ्रंश दोनों भाषाओं का जो मिश्रित रूप था उसका प्रयोग किया जा रहा था, या प्राकृत का और अपभ्रंश का प्रयोग किया जा रहा था, और तीसरी जो थी हमारी देश भाषा हिंदी इसका प्रयोग किया जा रहा था। 9 से जो 11वीं शती थी उसमें कन्नौज व कश्मीर संस्कृत साहित्य का केंद्र रहे थे। अपभ्रंश मुख्यतः धर्म की भाषा बन गया था जो हमारी अपभ्रंश भाषा है, और देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक व भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था जिसे भाट या चारण कवि कहा जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ भाट और चारण कवि किन्हें कहते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर आपको बता देती हूँ। जो भाट और चारण कवि होते हैं वो होते हैं जो राजाओं की प्रशंसा करते थे। ये राजाओं के दरबार में रहते थे और सिर्फ राजाओं की प्रशंसा करते थे, और इनके राजाओं की प्रशंसा करने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो यही था ताकि ये राजा के दरबार में बने रहें और राजा के हमेशा प्रशंसक बने रहे। इसलिए हमेशा सिर्फ राजा की प्रशंसा करते थे और उसी से संबंधित साहित्य की रचना करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कि हमारा जो आदिकालीन समय था उस समय हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म व संस्कृति राष्ट्रव्यापी संस्कृति का आधार था। जो हमारा हिंदू धर्म था और जो हमारी संस्कृति थी वो उस समय जो संस्कृति थी उसका आधार माना जाता था। लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके जैसे ही वो भारत में आने लगे उनके आगमन से भारत में मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। जब शुरू में हम देखते हैं आदिकालीन समय को तो उसमें शुरुआत में हमारा हिंदू धर्म ही अस्तित्व में था, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म में बहुत से अंधविश्वास, जादू टोने इन सब ने स्थान ग्रहण कर लिया था, तो हिंदू धर्म का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, और उस समय इस्लाम जो धर्म था उसका धीरे धीरे उदय हो रहा था। तो जो मुस्लिम थे मुस्लिमों ने जो मुस्लिम संस्कृति थी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे भारत में आए थे वो साथ में अपनी संस्कृति भी लाए थे, तो उनकी जो संस्कृति थी उससे हमारा जो आम जन है वो प्रभावित हो रहा था। सॉरी फ्रेंड्स।
हिंदुओं की जो स्थापत्य कला है वो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। अल बिरूनी ने एक वक्तव्य कहा था, वो क्या था, वो ये था कि हिंदू कला उच्च सोपान पर थी जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित थे। उस समय जो आदिकाल था, उस समय जो हिंदू कला थी वो उच्च सोपान पर थी जिसे देखकर सभी लोग बड़े ही हैरानी में थे। देश भाषा जो हिंदी है, ये मैं आपको बता चुकी, जो हमारी देश भाषा हिंदी है उसका प्रयोग कौन करते थे, हमारे चारण और भाट कवि करते थे। उस युग में जो साहित्यिक सांस्कृतिक केंद्र जो हमारा आदिकालीन समय था, उसमें जो हमारा साहित्यिक या सांस्कृतिक जो केंद्र था वो था नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप राइट डाउन कीजिए। जो हमारा आदिकालीन समय था उसमें हमारा साहित्यिक और सांस्कृतिक केंद्र जो था वो क्या था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर नालंदा आएगा और यहाँ पर ये केंद्र आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको साथ साथ ठीक करते रहिए। उसके बाद आनंद वर्धन, कुंतक, विश्वनाथ, कुमारिल भट्ट, जयदेव, श्रीहर्ष, ये सभी इस युग के विद्वान थे। इस युग में दो महान ग्रंथों की रचना हुई थी, और वो दो महान ग्रंथ कौन थे, एक तो धार नगरी के जो राजा भोज हैं उन्होंने सरस्वती कंठाभरण लिखा था। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा था, धार नगरी के राजा भोज ने। और एक था कल्याण ने राजतरंगिणी जो लिखी थी, ये उस समय के सबसे महान ग्रंथ माने जाते हैं। और इस युग का यानी आदिकालीन युग का जो आंखों देखा हाल है वो हमें इब्न बतूता और अल बिरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में किया है। जो इब्न बतूता और अल बिरूनी ने अपना यात्रा वृतांत लिखा, उन्होंने इस समय यानी आदिकालीन समय का उसमें आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। देखिए, आंखों देखा हाल क्या होता है, आंखों देखा हाल वो होता है कि जैसे आप कोई भी रचना, कोई भी कविता या कुछ भी किसी लेखक का, किसी कवि का पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको ये लगे कि वो चीज़ें बिल्कुल आपके सामने हो रही हैं, एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं आंखों देखा हाल, जो कि इब्न बतूता और अल बिरूनी ने। यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर आएगा अल बिरूनी। तो अल बिरूनी और इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में किया है। दक्षिणी भारत में शैव और वैष्णव दो धाराएं बटी हुई थी। जो आदिकालीन समय था उसमें कौन सी दो धाराएं देखने को मिलती है, एक तो शैव धारा और एक वैष्णव। तो कौन सी दो धाराएं देखने को मिलती हैं, यहाँ पे आएगा शैव और वैष्णव, ये दो धाराएं देखने को मिलती हैं आदिकालीन समय में दक्षिण भारत में। तो जो हमारे जो वैष्णव थे उनको कहा जाता था आलवार। जो वैष्णव थे उनको क्या कहा जाता था, आलवार। और जो शैव थे उनको कहा जाता था नयनावार। तो ये इनके अलग नाम भी आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, शैव और वैष्णव ना पूछ के आलवार या नयनवार। तो जो हमारे वैष्णव थे उनको आलवार कहा जाता था और जो शैव थे उनको नयनवार कहा जाता था। आगे हम देखेंगे जो आदिकालीन प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी। तो ऐतिहासिकता का अभाव था, युद्ध वर्णन में सजीवता देखने को मिलती थी, प्रामाणिकता में संदेह था, मतलब कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था उसका। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता थी, सिर्फ राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, तो वीर रस की बहुत ही ज़्यादा प्रधानता थी। राजाओं की प्रशंसा उनके युद्ध की जाती थी, उनके सौंदर्य की जाती थी। तो वीर और श्रृंगार जो रस है उसकी प्रधानता आदिकालीन समय में देखने को मिलती है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी, संकुचित राष्ट्रीयता थी। बस जो लोग थे, जो साहित्यकार थे, वो सिर्फ उनकी संकुचित राष्ट्रीयता थी, वो सिर्फ अपने राष्ट्र तक या अपने जो उनका राज्य होता था वहीं तक सीमित रहते थे। उन्हें पूरे संपूर्ण जो राज्य था, संपूर्ण जो देश था उससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने राज्य तक, अपने एक छोटे से जो राज्य था वहीं तक उनकी संकुचित राष्ट्रीयता थी, सिर्फ वहीं तक अपना सोचते थे। आगे है कल्पना की प्रचुरता, बहुत ज़्यादा कल्पना की गई थी क्योंकि वीर रस का प्रयोग किया जाता था।
तो वहाँ पे कल्पना हम देखने को मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा कल्पना की प्रचुरता थी। विविध छंदों का प्रयोग किया गया था, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। हम डिंगल पिंगल भाषा के बारे में अपने आगे की क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि डिंगल पिंगल भाषा का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ और कौन से जो हमारा देश में कौन सी ऐसा स्थान है जहाँ पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता था, और इसके जो रचनाएं जो हुई थी डिंगल पिंगल भाषा में, उनके बारे में भी हम जानेंगे आगे की क्लासेस में। और अलंकारों का स्वाभाविक समावेशन, अलंकारों का भी समावेशन किया गया था आदिकालीन साहित्य में। यहाँ पे हमारी ये जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने जो हमारी आदिकालीन पृष्ठभूमि है उसके बारे में जाना है। अब जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा आदिकालीन जो साहित्य था उसके बारे में जानेंगे कि हमारा जो आदिकालीन साहित्य था उसमें कौन कौन से साहित्य की रचना की गई थी और कौन कौन सी भाषाओं में साहित्य रचित था आदिकालीन समय में। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर करते रहिए। इसके लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहिए। मेरे साथ बने रहिए और मेरा कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जब मैसेज करते हो कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा लगा तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।